बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एजुकेटर्स और हेडमास्टर की जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था। आज मेरा लेक्चर नंबर 7 है। 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और साइंस वाला पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे जी एजुकेशन वाला पोर्शन और मैथमेटिक्स का पोर्शन, उर्दू का पोर्शन और इस्लामियात का पोर्शन। जैसा कि आपको पता है कि 8 पोर्शन हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, 8 टॉपिक्स। तो 4 टॉपिक्स हमारे पार्ट 1 में होते हैं और 4 टॉपिक्स हमारे पार्ट 2 में होते हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सिटी 42 पे एक टिकट चल रहा था कि जनाब एजुकेटर्स की जो भर्ती है वो मनसूख कर दी गई है, खजाने पे बोझ नहीं डालना चाहती गवर्नमेंट। तो इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो खबर है बिल्कुल फेक है, मन गढ़ता है। ठीक है, अभी परसों डॉक्टर मुराद राज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो एजुकेटर्स की भर्ती के वाले से समरी है वो मूव हो चुकी है। ठीक है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, वो वहाँ से भी मुकम्मल प्रूव होकर सीएम पंजाब की टेबल पे पहुँच चुकी है। ठीक है, तो भर्ती इंशाल्लाह आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर भर्ती डिले होती है, कोई ताखीर का शिकार होती है, तो मेरी बात सुने, आप अपनी डिग्री तो नहीं फाड़ देंगे। आपने बीएस किया या एमफिल किया तो अपनी डिग्री तो नहीं खत्म कर देंगे, वो तो आपके पास रहनी है। जॉब तो आपने बाहर हल करनी है। तो जॉब्स आना ना आना, डिले होना, इसका आपकी प्रेपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी प्रेपरेशन जारी रखें। पीपीएससी बंद नहीं हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद नहीं हो गया, जॉब्स तो आती जाती रहती हैं। अभी हमारे परसों भी एक ऐड आया है फूड डिपार्टमेंट का, उसमें मैं आप लोगों को अप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब्स आती रहती हैं, ज़रूरी नहीं कि एजुकेटर्स की ही आए। एजुकेटर की भी नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये थोड़ी सी डिले भी होती हैं तो आपने परेशान नहीं होना। आपने डिग्री की हुई है, आप पढ़े लिखे हैं, आपने 16 या 18 साल मेहनत की है। तो एक एक भर्ती की आप वेट में, एजुकेटर की भर्ती के वेट में अपने अपना कैरियर तो तबाह नहीं कर सकते ना। तो आप अपनी पीपीएससी की, एनटीएस की प्रेपरेशन जारी रखें। साथ साथ जैसे जैसे टाइम टू टाइम कोई भी जॉब आती है, मैं आप लोगों को इसके साथ गाइड करूंगा और आप उसमें अप्लाई करें। तो जब तक एजुकेटर्स की नहीं, आपका जक नहीं लगता, आप वहाँ पे सिलेक्शन आपकी नहीं होती, तब तक आप कोई और जॉब कर लें। अपनी यही तो सिक्योर करें ना, अपना फ्यूचर, अपना कैरियर तो सिक्योर करें। उसके बाद जैसे ही फिर एजुकेशन में आपको मौका मिलेगा, आप इस डिपार्टमेंट में आ जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपने दिल, हिम्मत नहीं हारनी, दिल छोटा नहीं करना। जॉब्स आती जाती रहती हैं, जॉब्स डेली बेस पे आ रही हैं। ठीक है, तो आपने असल काम यह है कि आपकी प्रेपरेशन कितनी है, आपने प्रेपरेशन करनी है। जिन लोगों के बीएड मुकम्मल नहीं है उनके लिए अच्छी खबर है, अगर थोड़ी सी डिले होती है तो उनका बीएड मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ आपने नहीं सोचना है कि ये भर्ती डिले हो रही है, हम क्या करेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला, आपने बस तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह मैंने 6 माह का टाइम दिया हुआ है। 6 माह के अंदर अंदर आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में इंडक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे साथ आप मुंसलिक रहते हैं तो 6 माह के अंदर इंशाल्लाह किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब हो जाएगी। ठीक है जी, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। आज के लेक्चर की तरफ जी, सबसे पहले एजुकेशन, इस्लामियात और मैथमेटिक्स। पहले मैं आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन करवा दूं, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा समझाने वाला होता है, तो इस पर ज़रा टाइम ज़्यादा लगना होता है। तो इसलिए मैं आपको ज़रा फ्रेश माइंड के साथ जो है ना, आपको ये एजुकेशन वाला जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है ये आपको मैं समझा दूँ। तो मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए हमें व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो व्हाइट बोर्ड पर हम आ चुके हैं। आज हमने पढ़ना जी नंबर सिस्टम। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स, आपने सबसे पहले बात याद रखनी है, नंबर और डिजिट में क्या फर्क होता है। डिजिट डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये हमारे डिजिट होते हैं। टोटल डिजिट 10 हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बाकी सारे जितने भी होते हैं इन्हीं डिजिट से मिलकर नंबर्स बनते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 257, तो यही डिजिट इन्हीं 10 के अंदर से आया ना, कोई और तो नहीं, नया तो नहीं आया। मैं लिखता हूँ 1000, जितने मर्जी लिखता हूँ। ठीक है, जितना मर्जी आप बड़ा नंबर लिख रहे हैं, जितना मर्जी आप छोटा नंबर लिखें, इन्हीं डिजिट्स के अंदर से ही आएगा। ये 2, 5 और 7 को मिला के 257 बन गया। ये 2, 0 और 5 को मिला के 205 बन गया। ये 1, 0, 0 और 0 को मिला के 1000 बन गया, 1000 बन गया। तो मीन जो हमारे टोटल डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं डिजिट्स को मिला के आगे पीछे करके नंबर बनते हैं। ठीक हो गया जी।
तो टोटल डिजिट्स दुनिया में अब तक जो हमारे डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट्स कितने हैं जी? 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक होगा, ये बात आपने पक्की याद करनी है। और नंबर्स अनलिमिटेड है, नंबर जितने मर्जी बन जाते हैं। आज हमने 4 नंबर सिस्टम्स की बात करनी है। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 पेंटल नंबर सिस्टम, नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम और नंबर 4 जी डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 से मिलकर नंबर बनते हैं, इसके अलावा कोई इसमें डिजिट यूज नहीं होता। पेंटल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3 और 4 इसमें सिर्फ 5 डिजिट यूज होते हैं इस नंबर सिस्टम में, इससे ज़्यादा कोई डिजिट यूज नहीं होता। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 डिजिट यूज होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक हो गया। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 डिजिट यूज होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ लगी? बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं, इन्हीं 2 डिजिट से मिलकर ही नंबर बनता है। पेंटल नंबर सिस्टम में इसकी बेस 5 होती है, इसमें 5 डिजिट यूज होते हैं 0 से लेकर 4 तक। जब 0 को हम ऐड करते हैं तो टोटल 5 हो जाते हैं 4 तक पहुंचते पहुंचते। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक ये 8 डिजिट यूज होते हैं। आमतौर पर पूछा जाता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज होता है, तो आप समझते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट यूज होते हैं तो 8 ही होगा सबसे बड़ा। हालांकि नहीं है, 7 इसका सबसे बड़ा होता है। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं ना, ये नंबर यूज होते हैं, ये डिजिट यूज होते हैं सॉरी, नंबर्स को बनाने के लिए। ठीक हो गया जी। आप नेक्स्ट चलते हैं जी, तो उसको मैं क्लियर कर लूँ। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट ये है किसी भी नंबर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 25 को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करें, 25 को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करें, तो बाइनरी नंबर आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं। तो आपने 25 की 2 पे तजज़ीह कर देनी है, फैक्टराइजेशन कर देनी है। फैक्टराइजेशन आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, जिस पे हमने फैक्टराइज करना होता है उस पे उस नंबर को तकसीम कर देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 12 2 बार 24, आंसर 1 नीचे बच जाएगा। तो आपने क्या लिखना है? 2 12 से किया और 1 बच गया। ठीक है, फिर 2 पे तकसीम करेंगे, 2 6 बार 12 0 नीचे बचा। ठीक है जी। फिर 2 पे करेंगे, 2 3 बार 6 फिर 0 बच गया। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 बार 2 फिर 1 बच गया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है तजज़ीह। अगर तजज़ीह आपको नहीं आती तो तजज़ीह आप समझ लीजिए बिल्कुल बच्चों वाला काम है। दूसरी तीसरी जो क्लास के पेपर जो बच्चे होते हैं वो तजज़ीह के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आपने इसकी तजज़ीह कर लेनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो फिर आपने एंड से शुरू होना है, इधर से, और इधर को आपने जाना है। ठीक है जी। पहला नंबर क्या आया? 1, फिर क्या आया? 1, फिर क्या आया? 0, फिर क्या आया? 0, फिर क्या आया? 1। तो इसको आपने ब्रैकेट में बंद करके नीचे लिख देना 2। तो 25 को बाइनरी नंबर सिस्टम में जब आपने चेंज किया तो इसका आंसर आ गया 1 1 0 0 1 और बेस की आ गई इसकी 2। 2 का क्या मतलब है? ये इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, उसको बेस 5 में कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यही मेरे पास है, मैं लिखता हूँ 26 को बेस 5 में चेंज करें। तो 26 क्या है जी? इसकी मैं तजज़ीह कर लूँगा किससे? बेस 5 से ऑक्टल में जा रहे हैं तो इस 5 पे तक तजज़ीह कर लूँगा। जिस बेस पे आपने उसको चेंज करना है उसी बेस पे इसकी आप तजज़ीह कर लेंगे। 5 5 बार 25, 1 बच गया। 5 1 बार 5 0 बचा, पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो जो पेंटल नंबर सिस्टम यानी कि बेस 5 में इसको जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ से नीचे से शुरू करना है 1 0 1 और बेस के हमारे पास क्या आ गया जी? 5। तो ये 26 को हम पेंटल नंबर सिस्टम में बेस 5 में ये लिखेंगे 1 0 1 बेस 5। ठीक हो गया। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि आप यही 26 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करें तो ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं? 8 होते हैं। तो हम जो 26 है इसको हम 8 पे तजज़ीह कर देंगे इसकी। ठीक है जी। 8 3 बार 24, कितने बच गए जी? 2 बच गए। 8 3 बार 24, 2 बच गए। अब ये 8 से छोटा हो गया तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ऊपर को जाना था, ऊपर तो है कुछ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? 3 2 और इसकी बेस क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आप और वाज़ह कर दूँ,
ऑक्टल नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ जी 67 है, इसको आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करें तो ऑक्टल में इसको हम क्या करेंगे, ऑक्टल में जब करना है तो उसको हमने 8 पे इसकी तजज़ीह करनी है। ठीक है, जिस सिस्टम में आपने किसी नंबर को चेंज करना होता है उसी सिस्टम में आपने उसकी तजज़ीह करनी है तो उतने नंबर से। ठीक है, ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं तो आप 8 से तजज़ीह करेंगे, 8 8 बार 64, 3 बच गए, फिर 8 पे करेंगे 8 एक बार 8 और 0 बच गया। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे नीचे से 1 0 3 और बेस की क्या बन गई जी 8। ये आपका आ गया जी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक हो गया। अब ये जो है फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ 101 बेस 2। अब कहता है इसको आप डेसिमल में चेंज करें। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा आम नंबर सिस्टम होता है ना, आम जो हम यूज़ कर रहे हैं डेली यूज़ में, जिसमें 10 डिजिट हमारे यूज़ होते हैं, कहता है जी ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है ये आपने अब गौर से समझ लेना। ये जो 2 है ना, इस 2 को आपने सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये लिख के उसके बाद फिर आपने एंड से शुरू करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। आपने एंड से गिनती शुरू करनी है 0 से, और जितने भी 2 आते जाएंगे उसकी आपने पावर लिखते जाना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 4 होता है ना, 2 का मुरब्बा 2 2 बार 4। ठीक है, आगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 1 क्या होता है 2 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। जैसा कि आपको पता है किसी भी नंबर की या डिजिट की पावर 0 आ जाए उसका आंसर 1 होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, 4 एक बार 4, 0 को 2 से ज़रब करें तो 0 आ जाएगा, 1 1 जा 1, एक बार एक ही होता है ना, तो ये आंसर क्या आ गया 5। तो इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर लिया, तो ये इसका आंसर क्या है जी 5 आया। मैं एक और आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी आप 1 0 0 1 1, ये आपके पास बेस है जी 5। ठीक है, बेस 5 है, आप इसको कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आपने देखना है बाहर आपके क्या लिखा हुआ है, ये बेस है, इस बेस को आपने सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 5, आगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर आपने क्या करना है, एंड से शुरू करना है। 5 की आपने पावर लिखनी है 0 1 2 3 4। ठीक होगा जी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ पावर 4, 5 की पावर 4। इसका क्या मतलब होता है, 5 को आपने 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125, और 125 5 बार कितना होगा जी 625। ये क्या आंसर आ गया जी 625। ठीक है, प्लस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ऐसा आपको पता है। ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ये 5 की पावर 1 है तो ये 5 एक बार 5 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 5 की पावर 0 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया 625 प्लस 5 प्लस 1, ये क्या आ गया 631। इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आप किसी भी नंबर सिस्टम में दूसरे नंबर सिस्टम में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक होगा जी। ये था आज का आपका मैथ का पोर्शन। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो मुझे आप कॉल करके समझ सकते हैं। ठीक होगा जी। नंबर सिस्टम, देर आर 10 डिजिट्स विच मेक अ नंबर। ठीक है जी, टोटल हमारे 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। नंबर 2, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स वी डिवाइड द नंबर सिस्टम 4 कैटेगरीज। क्या मतलब है, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, हम नंबर सिस्टम में इसको कैटेगराइज कर देते हैं। क्या जी, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होती है, पेंटल नंबर सिस्टम में बेस 5 होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होती है। बेस से क्या मुराद है, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स मिलकर नंबर बनाते हैं इस सिस्टम में। ठीक है जी। हाईएस्ट डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज 1। क्यों, सबसे बड़ा इसमें 1 नहीं है ना, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में तो 0 और 1 सिर्फ यूज हो रहे हैं, तो 0 और 1 में बड़ा तो 1 नहीं है। अच्छा जी, टोटल डिजिट्स यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम आर 8। पांचवा ये आ गया। ठीक है, छठा क्या जी, कन्वर्ट द नंबर 25 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी मैंने आपको 25 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाया है, आपने, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे करके दिखाना है। ठीक हो गया जी। नंबर 7 है, कन्वर्ट 1018 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम।
101 को 8 की बेस पे आप कन्वर्ट करें तो इसका आंसर 65 आता है। ये आपको मैंने करके दे दिया, ठीक है। सॉल्व 101 बेस 2 प्लस 01 बेस 5, क्या कह रहा है, कहते हैं इसको हल करें। तो 101 बेस 2 प्लस 01 बेस 5 दोनों को आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालें, 10 आएगा, ठीक हो गया जी। हाईएस्ट डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम, हाईएस्ट डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 तक ये चलते हैं ना, तो हाईएस्ट डेसिमल नंबर में सिस्टम में कौन सा डिजिट होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। सॉल्व 11015, 1101 बेस 5 को आपने सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसमें डेसिमल नंबर में इसका आंसर क्या आता है, ठीक होगा जी। नेक्स्ट आपके पास आएगा जी उर्दू। उर्दू है जी, किसी कलमे से पहले लगाया जाने वाला, ये पहले थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, आपने सही इसको पढ़ लेना, नेक्स्ट में इसको मैं ठीक कर दूंगा। किसी कलमे से पहले लगाया जाने वाला कोई हर्फ या लफ्ज़ जो इसके मानी तब्दील कर दे उसको साबका कहते हैं, ठीक है। ये साबका और लाहका, ये हमारे इसको प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड से पहले लगाया जाता है, और सफिक्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के बाद लगाया जाता है, ठीक है जी। तो आप अब जी हमने उर्दू में इसको क्या नाम दिया हुआ है, साबका, और सफिक्स को क्या नाम दिया हुआ है, लाहका, ठीक है जी। तो किसी कलमे से पहले लगाया जाने वाला कोई हर्फ या लफ्ज़ जो इसके मानी तब्दील कर दे उसको साबका कहते हैं। मिसाल के तौर पर ना वाकफ, अब देखिए असल लफ्ज़ तो यहाँ पे वाकफ है ना, उससे पहले क्या लगा दिया, ना, तो ना लगाने से उसका मानी चेंज हो गया ना। इस तरह न डर, असल लफ्ज़ यहाँ पे डर है, तो नून लगा दिया पीछे, न डर बन गया। इस तरह खुद गर्ज, तो असल लफ्ज़ यहाँ पे गर्ज है, तो उससे पीछे क्या लगा दिया, पहले खुद, खुद यहाँ पे साबका है, ठीक है। ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको कोई लाइन या जुमला या लफ्ज़ दे दिया जाता है तो कहा जाता है इसमें बताएं जी साबका कौन सा है, लाहका कौन सा है, ठीक है जी। किसी कलमे के बाद लगाया जाने वाला कोई हर्फ या लफ्ज़ जो इसके मानी तब्दील कर दे उसको लाहका कहते हैं। मिसाल के तौर पर जानबाज, ये बाद में लगाया जा रहा है, असल लफ्ज़ जान है, एंड पे बाज लगा दिया, ठीक है। इसी तरह फतह याब, असल लफ्ज़ फतह है, एंड पे याब लगा दिया। इसी तरह पाकिस्तान, असल लफ्ज़ पाक है, एंड पे स्तान लगा दिया, ठीक है जी। ये पाकिस्तान वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर में पूछा जाता है पाकिस्तान में साबका और लाहका की आप अलग-अलग करें, तो इसमें लाहका है सिर्फ स्तान, ठीक है। पाक असल लफ्ज़ है, स्तान इसमें लाहका है, ठीक होगा जी। उसके बाद जी तशबी और इस्तारा, यहाँ पे आज उर्दू में बड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, आपने इसको सही तरह समझ लेना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। तशबी और इस्तारा दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क दर्ज है। आज हमने तशबी और इस्तारा ये थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है जी। तशबी में 2 या 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जबकि इस्तारा में सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है। कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपको मैं नीचे पढ़ा देता हूँ। जैसे मेरा बेटा शेर की मानिंद है, अब यहाँ पे देखें 3 चीज़ें कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, मेरा बेटा, शेर और मानिंद, यानी कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के तरह आप पढ़ते हैं या कहते हैं, किसी को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देते हैं, तशबीह देते हैं। तो तशबीह में तीनों चीज़ें जनाब अंदर जो है यूज़ होती हैं। मेरा बेटा शेर की मानिंद है, इसमें क्या है जी, बेटा भी आ गया, शेर भी आ गया, मानिंद भी आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा शेर है, ये भी तशबीह है। अब यहाँ पे क्या, मेरा शेर आया है, अब यहाँ पे देखें सिर्फ शेर आया है, बेटा नहीं आया, बेटा इसमें यूज़ नहीं हुआ। जिसको आप किसी चीज़ से तशबीह दे रहे हैं उसका नाम नहीं आया, सिर्फ एक चीज़, जिस चीज़ की तरह किसी को आप कह रहे हैं ना, सिर्फ उसका नाम आया, तो ये हमारा इस्तारा है। क्या जी, शाम को मेरा चांद ऑनलाइन होता है, ये क्या है, ये इस्तारा है। क्या जी, सिर्फ चांद, चांद, चांद किसको कह रहे हैं, वो उसका नाम नहीं लिखा गया, ठीक है। शाम को मेरा दोस्त चांद की तरह जलवा अफरोज होता है, अब यहाँ पे देखें दोनों चीज़ें आ गई हैं, दोस्त भी आ गया और चांद की तरह भी आ गया, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई, दोस्त, चांद और तरह, ठीक है ना। उसमें तशबीह कैसे दे रहा है कि मेरा दोस्त है, किसके साथ तशबीह दे रहा है, चांद के साथ। कैसी तशबीह दे रहा है, उसकी तरह है,
तशबीह तीन तरह से हो सकती है ना, उससे बेहतर है, उससे कम है या उसके बराबर है। तो तशबीह में तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसके साथ तशबीह दी जा रही हो, जिसको तशबीह दी जा रही हो, और तशबीह किस लेवल की दी जा रही है। ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन इस्तारा में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो जो जिसके साथ तशबीह दे रहे हैं, सिर्फ उसका नाम होता है। ठीक होगा जी। जैसे नीचे मैंने ये शेर लिखे हुए हैं दो चार। नाज की इसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, नाजकी और लब भी आ गए हैं और पंखड़ी एक गुलाब भी आ गई। क्या मतलब है, जिसके साथ तशबीह दी जा रही है पंखड़ी गुलाब वो भी है, जिसको तशबीह दी जा रही है लब है, होंठ है, वो भी। ठीक है, दोनों चीजें आ रही हैं तो ये तशबीह है। दम में शादी मर्ग होना तेरे खत के जवाब में देखा। ठीक, अब देखें क्या जी, शादी मर्ग होना ये एक मुहावरा मैंने अभी शादी में आपको पढ़ाया था। किसके साथ तशबीह दे रहा है, खत के साथ। दोनों चीजें इकट्ठी आ गई हैं, खत के जवाब उसने पढ़ा तो दम में शादी मर्ग हो गया। ठीक हो गया जी। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। इसमें देखें किसको कह रहा है, किसी का कुछ जिक्र है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। इसमें क्या है जी, इसमें आपने मुझे बताना ये तशबीह है कि इस्तारा है। ठीक है, और ये शेर है ना, मुझे थोड़ा सा शौक है शेर व शायरी का भी, तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो आप शेरों को कर लें, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये सिर्फ अब मैं अपने इंटरेस्ट की वजह से मैंने लिख दी है। ठीक है जी, तो इस्तारा और तशबीह को आपने गौर से समझ लेना है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हमने उसके बाद पढ़ना जी इस्लामियात का पोर्शन। इस्लामियात में मैंने जी शुरू किया जी गजवात, A battle between Muslim and non-Muslim in which हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम physically took part is called गजवा। जिस जंग में जंग मुसलमानों और गैर मुस्लिम के दरमियान होनी चाहिए, जिसमें नज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजिकली हिस्सा लिया हो वो गजवा होता है, और जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिजिकली हिस्सा नहीं लिया उसमें वो सरिया होता है। ठीक है जी, टोटल सरिया जो होते हैं वो किसी रवायत में 53 आते हैं, किसी में 56 आते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आप इसको टिक कर सकते हैं, 53 या 56, दोनों में से एक आएगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं पूछेगा। टोटल गज़वात हमारे 27 हैं, जिन जंगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नफ्स नफीस शिरकत फरमाई है, वो 27 है। फर्स्ट गजवा कौन सा था, फर्स्ट गजवा मुसलमानों ने कौन सा लड़ा था, ये गजवा बदर नहीं है, ये आप लोग को मैं क्लियर कर दूं, गजवा बदर नहीं है। आपने ये सर्च करना है कि फर्स्ट गजवा कौन सा था। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन के पोर्शन में मैंने थोड़ा सा शार्ट किया इसको आज। तो एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़नी है जी, एजुकेशन पॉलिसी 1978। An education conference in 1977 was held at Islamabad which provided substance for national education policy in 1978 by martial law regime। यह जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लग गया था, जैसा कि आपको पता है। ऊपर उन्होंने 1972 टू 80 1972 से 80 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी, लेकिन 1980 आने से पहले ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तख्ता धड़म कर दिया गया था, और जो जो मार्शल लॉ था ना जनरल ज़ियाउल हक का, वो इम्पोज कर दिया गया था। चलिए 1970 में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होगी और 78 में नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, वो 72 से 80 वाली रास्ते में रह गई थी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 एम्फेसिस ऑन इस्लामिक एजुकेशन पर्टिकुलरली, खास तौर पे 1978 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें इस्लामी तालीम पर काफ़ी जोर दिया गया था। 5000 मस्जिद मकतब स्कूल खोले गए थे। ठीक है जी, मैथमेटिक्स को लाजमी तलीम यानी कि कंपल्सरी सब्जेक्ट करार दिया गया था सेकेंडरी लेवल पे। सेकंड शिफ्ट स्कूल भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ठीक है, वेयर फिजिबल, जहाँ पे फिजिबल हो वहाँ पे सेकंड शिफ्ट स्कूल भी खोले जाएंगे इस पॉलिसी के मुताबिक। ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस वुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे गाइडेंस और काउंसलिंग जो थी ना, लोगों को पढ़ने के बाद उनको क्या करना चाहिए, किस तरह किस फील्ड में जाना चाहिए, कैसे उनको अपने आप को सेट कर सकते हैं, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो थी ना वो भी और जो ऑर्गेनाइज गाइडेंस एंड काउंसलिंग थी ना, वो सर्विस भी शुरू करने का वादा किया गया था इस एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 टू 2010, 1998 से 2010 तक की एक पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद 1978 की पॉलिसी के बाद ये वाली आई थी। मेन फीचर ऑफ द पॉलिसी वर रिसीव्ड बाय कैबिनेट ऑन 21 जनवरी 1998। 1998 को 21 जनवरी को कैबिनेट को ये मसूल हो गई थी। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ने 21 फरवरी को यानी कि एक महीने बाद एक एजुकेशन कन्वेंशन हुआ था,
उसमें ये अनाउंस कर दी थी। ठीक है जी। इस पॉलिसी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है ना इनकरेज किया गया था कि प्राइवेट लोग आए एजुकेशन में, प्राइवेट स्कूल वगैरह बनाए। जैसा कि आपको पता है कि 1972 से 80 वाली जो पॉलिसी थी ना, उसमें सब प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करके सबको नेशनलाइज कर दिया गया था भुट्टो साहब की पॉलिसी में। लेकिन अब यहाँ पे आके दोबारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया था। सेटिंग अप 1 मॉडल सेकेंडरी स्कूल एट ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मॉडल हाई स्कूल बनाने का वादा किया गया था इस पॉलिसी में। हु अनाउंस दिस पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया 21 फरवरी 1998 को प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, ये आपकी असाइनमेंट, आपने इसको देख लेना है। ठीक है जी। आप मुझे सेंड करेंगे वाया व्हाट्सएप ग्रुप, अपने अपने एडमिन को आप या आपकी जो असाइनमेंट है वो सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।